स्वागत है। आज हमारे पास रिश्तों की पहेलियों पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। चलिए, माहौल बनाने के लिए एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, तस्वीर में जो महिला है वो मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती बेटी है। अब सवाल ये है कि तस्वीर वाली महिला उस व्यक्ति की कौन है? थोड़ा सिर घुमाने वाला है ना? जी हाँ। आज हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंधों की इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग का एक क्लासिक रूप है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसीलिए पूछा जाता है ताकि ये पता चल सके कि कोई दबाव में कितनी साफ सोच रख सकता है। तो चलिए इस दिमागी खेल की परतों को खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम रक्त संबंध कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इन दस्तावेजों के हिसाब से ये जन्म पर आधारित रिश्ते हैं, जैसे भाई बहन, पिता पुत्र, चाचा भतीजा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। पति और पत्नी परिवार का एक बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वे रक्त संबंधी नहीं हैं, क्योंकि उनका रिश्ता जन्म से नहीं बल्कि शादी से होता है। फिर भी इन सवालों में वे अक्सर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ साबित होते हैं। सही कहा। और इन रिश्तों के जाल को समझने के लिए सोर्सेज एक बहुत ही आसान पहला कदम बताते हैं। रिश्तों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटना। एक है पिता की तरफ के रिश्ते, जिन्हें पैटर्नल साइड भी कहते हैं, और दूसरे हैं माँ की तरफ के रिश्ते, यानी मैटर्नल साइड। अच्छा, तो ये पहला फिल्टर है। जैसे हम किसी बड़ी फाइल को सॉर्ट करने के लिए फोल्डर बनाते हैं, वैसे ही दिमाग में दो फोल्डर बना लिए, पैटर्नल और मैटर्नल। इससे क्या फायदा होता है? इससे हमें रिश्तों के जाल को और ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है। जब कोई कहता है अंकल, तो हिंदी में हमारे पास दो अलग अलग शब्द हैं, चाचा और मामा। चाचा पैटर्नल फोल्डर में जाते हैं और मामा मैटर्नल में। ये वर्गीकरण उस कंफ्यूजन को शुरू में ही खत्म कर देता है। यही वो बुनियाद है जिस पर हम आगे फैमिली ट्री जैसी ज्यादा एडवांस तकनीकें बनाते हैं। बेसिकली इससे पूरा कंफ्यूजन साफ हो जाता है और हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये दस्तावेज बताते हैं कि सिर्फ पैटर्नल और मैटर्नल में बांटना काफी नहीं है। असली क्लैरिटी तब आती है जब हम रिश्तों को पीढ़ियों या जनरेशन्स के हिसाब से देखते हैं। इससे एक बिल्डिंग की तरह सोच सकते हैं जिसके अलग अलग फ्लोर हैं। बिल्कुल। इन सोर्सेज में तीन मुख्य पीढ़ियों का जिक्र है। एक है पिछली पीढ़ी या प्रीवियस जनरेशन। इसमें दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी आते हैं। ये हमसे एक या दो पीढ़ी ऊपर हैं। फिर आती हैं हमारी पीढ़ी या सेम जनरेशन। इसमें भाई बहन, चचेरे ममेरे भाई बहन और पति पत्नी भी शामिल होते हैं। चाचा, मामा, बुआ, मौसी को भी समानांतर पीढ़ी कह सकते हैं, हालांकि वो उम्र में बड़े होते हैं। और आखिर में है अगली पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन। इसमें बेटा बेटी, भतीजा भांजी और फिर पोता पोती, नाती नातिन आते हैं। तो ये एक तरह का मेंटल मैप या दिमागी नक्शा बनाने जैसा है। जब भी कोई रिश्ता सामने आए तो पहले ये तय करो कि वो पैटर्नल साइड से है या मैटर्नल, और फिर ये कि वो किस पीढ़ी के फ्लोर पर है, ऊपर, बराबर में या नीचे। एग्जैक्टली। पीढ़ियों का ये स्पष्ट विभाजन ही इन सवालों को हल करने की कुंजी है। जब हम आगे चलकर फैमिली ट्री बनाएंगे तो हम असल में इन्हीं पीढ़ियों को अलग अलग लेवल पर रख रहे होंगे। इससे एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है या कौन किसका अभिभावक है। ये हमारे विचारों को भटकने से रोकता है और एक सीधा रास्ता दिखाता है। आगे बढ़ने से पहले इन दस्तावेजों में कुछ चेतावनियों पर भी जोर दिया गया है, वो आम गलतियां जो हम सब करते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, लिंग का अनुमान लगाना। जैसे अगर सवाल में लिखा है कि आर, पी और क्यू का बच्चा है, तो हमारा दिमाग तुरंत आर को बेटा या बेटी मान लेना चाहता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहेलियां हमारी धारणाओं का नहीं बल्कि हमारे तर्क का टेस्ट हैं। जब तक सवाल में साफ साफ न बताया जाए, हम आर का लिंक तय नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि पी और क्यू में से कौन पिता है और कौन माँ। हो सकता है पी माँ हो और क्यू पिता, या उल्टा। जानकारी अधूरी है तो हमें उसे वैसा ही स्वीकार करना होगा। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ी गलती है जो मैं भी कर सकती थी। हम असल जिंदगी में नामों से लिंग का अंदाजा लगाने के इतने आदी हो चुके हैं। और इसी से जुड़ी दूसरी चेतावनी है, नाम के आधार पर लिंग का अनुमान न लगाएं। दस्तावेज में सिख समुदाय से मंजीत या सुखविंदर
और हिंदू समुदाय से सुमन जैसे नामों का उदाहरण दिया गया है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के हो सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। परीक्षा के दबाव में हम अक्सर नामों को देखकर तुरंत मान लेते हैं। सुमन मतलब लड़की, मंजीत मतलब लड़का। लेकिन ये पहेलियां इसी जल्दबाजी का फायदा उठाती हैं। यहाँ आपको एक जासूस की तरह सोचना होगा। सिर्फ सबूतों पर काम करें, अपनी अंदरूनी धारणाओं पर नहीं। अगर सबूत नहीं है तो जवाब होगा तय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। तो आप जब हमने नियम समझ लिए, चलिए देखते हैं कि इन पहेलियों के कितने रूप होते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ब्लड रिलेशन पर आधारित 3 मुख्य तरह की समस्याएं होती हैं। पहली हैं सामान्य समस्याएं, जो बातचीत या एक बयान के रूप में होती हैं, जैसे हमारी शुरुआती पहेली। दूसरी है फैमिली ट्री पर आधारित समस्याएं। इनमें एक साथ कई लोगों के बीच जटिल रिश्ते दिए होते हैं और आपको एक पूरा नेटवर्क बनाना पड़ता है। और तीसरी, जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती हैं, वो है कूट भाषा या कोडेड रिलेशनशिप्स पर आधारित समस्याएं। यहाँ रिश्तों को प्रतीकों या कोड के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे A+B का मतलब है A B का पिता है। चलिए पहले प्रकार से शुरू करते हैं। हमारी मिस शर्मा वाली पहेली। वह मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती पुत्री है। दस्तावेज में इसे हल करने का एक तरीका बताया गया है। बयान को टुकड़ों में तोड़ना। मेरे भाई की बहन मतलब मेरी बहन, उसकी माँ मतलब मेरी माँ, और मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब मेरी बहन ही हुई। तो तस्वीर में मौजूद महिला मिस शर्मा की बहन है। यहाँ एक और प्रभावी तकनीक जो सोर्सेस सुझाते हैं, वो है खुद को उस स्थिति में रखना। मान ले कि शुरुआती व्यक्ति आप हैं। इससे रिश्ते व्यक्तिगत हो जाते हैं और उन्हें समझना आसान हो जाता है। जब आप सोचते हैं मेरी भाई की बहन, तो दिमाग तुरंत कहता है मेरी बहन। फिर मेरी बहन की माँ, जवाब तुरंत आता है मेरी माँ। यह दिमागी उलझन को कम करता है और आप तेजी से जवाब तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि खुद को उस स्थिति में रखना वाली तकनीक सबसे आसान है। फैमिली ट्री बनाने में तो बहुत समय लग सकता है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है, और 2-3 लोगों वाले सरल सवालों के लिए आपकी बात सही है, वो तकनीक बेस्ट है। लेकिन जैसे ही कहानी में 4 या 5 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, हमारी याददाश्त धोखा दे सकती है। हम भूल सकते हैं कि कौन किसका भाई था और कौन किसका पति। तब एक विजुअल डायग्राम यानी फैमिली ट्री बनाना समय बचाता है, गंवाता नहीं। वो रिश्तों का एक गूगल मैप बन जाता है। रिश्तों का गूगल मैप, ये अच्छा है। तो जब रिश्ते जटिल हो जाएं और एक से ज्यादा परिवार शामिल हों, तब हमें इस मैप की जरूरत पड़ती है। दस्तावेज इसके लिए कुछ प्रतीकों यानी सिंबल्स का सुझाव देते हैं, जो काफी मददगार हैं। पति पत्नी के लिए एक 2 तरफा तीर स्व, भाई बहन के लिए एक सीधी लाइन रे, माता पिता और बच्चों के लिए एक खड़ी लाइन ख, जिसमें माता पिता ऊपर और बच्चे नीचे, और लिंग दर्शाने के लिए पुरुषों के लिए प्लस प्लस और महिलाओं के लिए माइनस का चिन्ह। ये चिन्ह थोड़े अजीब लग सकते हैं ना। प्लस और माइनस लिंग के लिए क्यों? क्या हम सीधे पुरुष और महिला नहीं लिख सकते हैं? हाँ, मेरे मन में भी यही सवाल आया था। लिख सकते हैं, लेकिन जब आप समय के दबाव में होते हैं तो ये प्रतीक एक विजुअल शॉर्टकट बन जाते हैं। हमारा दिमाग शब्दों को पढ़ने और समझने में थोड़ा ज्यादा समय लेता है, जबकि आकृतियों और प्रतीकों को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। ये आपके सोचने की गति बढ़ाने का एक तरीका है। एक प्लस देखते ही दिमाग पुश रजिस्टर कर लेता है, पूरा शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए इन प्रतीकों को एक्शन में देखते हैं। सोर्सेज में एक उदाहरण है, क्यू सी का भाई है और सी क्यू की बहन है। आर और डी भाई बहन है, आर ए का पुत्र है, जबकि ए व सी पति पत्नी है। सवाल है क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है? ये सुन के ही सिर चकरा रहा है। चलिए इसका गूगल मैप बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली जानकारी, सी क्यू की बहन है और क्यू सी का भाई है। तो हम लिखेंगे C माइनस क्यू प्लस। माइनस का मतलब C महिला है, प्लस का मतलब क्यू पुरुष है, और बीच की लाइन दिखाती है कि वे भाई बहन हैं। दूसरी जानकारी, A व C पति पत्नी हैं। तो C के साथ हम A को 2 तरफा तीर से जोड़ेंगे, A प्लस स्ट्रोक C माइनस। क्योंकि C महिला है तो जाहिर है उसका पति A पुरुष होगा। तीसरी जानकारी, R A का पुत्र है, A और C पति पत्नी हैं, तो R उन दोनों का बेटा हुआ। हम A और C के नीचे एक खड़ी लाइन खींचकर R प्लस को रखेंगे। आखिरी जानकारी, R और D भाई बहन हैं, तो R के साथ हम D को एक सीधी लाइन से जोड़ देंगे, R प्लस D माइनस। अगर R उनका बेटा है तो D उनकी बेटी होगी। वाह, अब सब कुछ साफ दिख रहा है। D के माता पिता A और C है और C का भाई Q है,
तो डी की माँ का भाई यानी क्यू डी का मामा हुआ। एक बार डायग्राम बन गया तो जवाब अपने आप सामने आ गया। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डायग्राम को सही ढंग से बनाना कितना जरूरी है। एक भी गलती, जैसे किसी का लिंग गलत लिख देना या भाई बहन की जगह पति पत्नी का निशान लगा देना, पूरे रिश्ते को बदल सकती है और आप गलत मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाना तो समझ में आता है जब रिश्ते सीधे सीधे बताए गए हों। लेकिन क्या होता है जब स्रोत हमें उलझाने की कोशिश करता है और रिश्तों को एक सीक्रेट कोड में छिपा देता है? ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। हाँ, और अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कूट-रक्त संबंध यानी कोडेड रिलेशनशिप्स। ये असल में आपकी डिकोडिंग स्किल्स का टेस्ट है। सोर्सेज में इसका एक बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए कोड इस तरह है। P+Q का अर्थ है PQ का पति है, P रेका Q का अर्थ है PQ की बहन है, और P tilde Q का अर्थ है PQ का पुत्र है। और पहेली है DB+C A में D A से किस प्रकार संबंधित है। ये पहली बार में तो किसी गणित के समीकरण जैसा लगता है। इसे भी हम टुकड़ों में तोड़कर ही हल करेंगे। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले CA को डिकोड करते हैं। इसका मतलब है C A की बहन है। हम एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, C-A। हमें अभी A का लिंग नहीं पता। अब अगला हिस्सा B+C। इसका मतलब है B C का पति है। अब हम इसे अपने पहले डायग्राम से जोड़ते हैं, B+C-A। और आखिरी टुकड़ा है DB। इसका मतलब है D B का पुत्र है। तो D B और C का बेटा हुआ, उसे हम B और C के नीचे रखेंगे। ओके, तो अगर हम सब कुछ जोड़ें, D B और C का बेटा है, C A की बहन है, तो इसका मतलब हुआ कि D A की बहन का बेटा है, यानी D A का भांजा है। ये तो सच में एक कोड तोड़ने जैसा ही था। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। कभी कभी कोड उल्टा भी हो सकता है। जैसे PQ का मतलब हो सकता है Q P का पुत्र है, ना कि P Q का पुत्र है। इसलिए सवाल को और उसके कोड की की को ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी कदम है। अगर आपने कोड की की गलत पढ़ ली तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इन सभी तरीकों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो हर तरह की समस्या पर लागू होते हैं। सोर्सेज में कुछ अंतिम सुझाव भी दिए गए हैं। हाँ, ये एक तरह से गोल्डन रूल्स हैं। पहला, लंबे बयानों को हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। एक बार में पूरी पहेली हल करने की कोशिश ना करें। दूसरा, जब भी संभव हो फैमिली ट्री बनाएं और पीढ़ियों को अलग अलग लेवल पर रखें। इससे एक साफ पदानुक्रम, एक हायरार्की बनती है। तीसरा, केवल उस जानकारी पर भरोसा करें जो निश्चित रूप से दी गई है, अनुमानों पर नहीं। और चौथा, जैसा हमने पहले भी बात की, लिंग के बारे में सतर्क रहें और नामों या अपनी धारणाओं के आधार पर कोई फैसला ना करें। संक्षेप में ये सब व्यवस्थित सोच के बारे में है। ये उपकरण, पीढ़ी का ढांचा, प्रतीक, डायग्राम, ये सब हमें भ्रम से बचाने और सीधे निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं। ये एक तरह से हमारे विचारों के लिए GPS का काम करते हैं, जो हमें रिश्तों के जटिल शहर में सही मंजिल तक पहुंचाते हैं।